नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब जो आप लोग ना एग्ज़ाम दिलाओगे उसमें शिक्षण अभिरुचि का जो विषय होता है ना, वो प्रश्न क्रमांक 51 से स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्यों प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस करने का मतलब यह है कि हम लोग ये जान पाते हैं ना कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ना वो पूछने का तरीका क्या रहने वाला है, कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्म मिलता है। तो इसीलिए जितना भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना अब तक की, लगभग 2016 तक की जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो प्री डिलेट एंट्रेंस एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों के शिक्षण अभिरुचि के विषय में टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 नंबर का इसमें से आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को पढ़ना है और जो तैयारी करना है ना, वो शिक्षण अभिरुचि को पहले तैयारी करना है। दूसरा नंबर में जो आएगा वो आप लोगों का रीजनिंग आ जाएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसकी तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 का ये जो है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले ना क्वेश्चन को पढ़ना है। टोटल आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन को आप लोगों को मैं टोटल आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जब मैं आप लोगों को ना प्रश्न बताऊंगा ना, उसके बाद खुद से आप लोगों को आंसर लेना है। उसके बाद इसका आंसर को मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कि इसका आंसर आखिर ए होगा तो क्यों होगा, बी होगा तो क्यों होगा, ये डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि ना, तो ये प्रॉपर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप खुद से ट्राई कीजिए। और देखिए कि इस 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोगों को सही होता है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, देखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। आप विद्यालय में शिक्षक हैं। आप पिछले 2 वर्ष से छात्र को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिक के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्राचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा, जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल जाए। प्रतिस्थापन मतलब ये होता है कि कोई दूसरा जो शिक्षक है ना, वो अपॉइंटमेंट ना कर लिया जाए, दूसरा को ना जो पद है वो ना दिया जाए, तब तक कि आप क्या करोगे, ये बोला है। ऑप्शन ए, आप इसे अस्वीकार करते हैं। ऑप्शन बी, इसे स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सी, क्रोधित होते क्योंकि यह आपका विषय नहीं है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी, इसे स्वीकार करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 51 को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे ना, तो इसमें जो बोला है वो अपने शब्दों में समझा देता हूँ। आप एक शिक्षक है एक विद्यालय में, जहाँ आप ना 2 वर्ष से जो छात्र को है ना, वहाँ उस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, रसायन शास्त्र आप पढ़ा रहे हो। लेकिन क्या हुआ, हाल ही में ना जो भौतिक के एक जो शिक्षक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो चला गया विद्यालय से। तो आपके प्रधानाचार्य ने आपको बोला है कि आप ना, जो आप रसायन शास्त्र पढ़ाते हो उसके साथ साथ आप भौतिक भी पढ़ाओगे, ये उन्होंने एक कहा है। तो ये जब जब तक कि कोई अलग से जो शिक्षक है ना, भौतिक के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, तब तक कि आपको रसायन भी पढ़ाना है और भौतिक भी पढ़ाना है, ये दोनों को पढ़ाने के लिए प्राचार्य ने बोला है। तो आप क्या करोगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप उसे स्वीकार ही ना करोगे। जी हाँ, आप इस विषय को, एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जब सीडीपी आप लोग पढ़ोगे ना, तो अपने आप को ना एक शिक्षक के रूप में मानकर ही प्रश्न को सॉल्व करना है। आपको ये जब प्राचार्य बोलेंगे कि आप भौतिक शास्त्र भी पढ़ा दो जब तक कि कोई दूसरा शिक्षक ना आ जाए, तो आप क्या मना करोगे क्या, इसे अस्वीकार करोगे क्या? नहीं कर सकते, ये निगेटिव आंसर होगा। उसके अलावा क्रोधित होते हुए इसको क्या करोगे, इस विषय को नहीं पढ़ाओगे क्या, कि ये मेरा विषय नहीं है बोल करके? तो ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। केवल जो इसमें पॉजिटिव आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न अगर पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप पॉजिटिव लोगे ना जी। आप एक शिक्षक के रूप में रह करके आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। खास तौर से शिक्षण अभिरुचि का जो विषय आप सॉल्व करते हो ना, तो अपने आप में एक शिक्षक के रूप में बन गया हूँ मैं, ये सोचो। और बनने के बाद ना वो जो आंसर है उस सोच के साथ आप लोग आंसर लेना, तो अच्छे से आप लोगों का ये जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक संवेदी अंग द्वारा सीखे जाने वाली चीजों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है? ऑप्शन ए संवेदी, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी मौखिक, या ऑप्शन डी भेदभाव।
तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अनुभूति इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक संवेदी अंग द्वारा सीखे जाने वाली चीज़ों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा संबंध है। तो प्राथमिक संवेदी अंग बोला है। प्राथमिक संवेदी अंग क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो प्राथमिक संवेदी अंग का मतलब होता है कि आप आँखों से देखते हो, नाक से क्या करते हो, खुशबू लेते हो, उसके अलावा क्या करते हो, मुख से क्या करते हो, स्वाद लेते हो, उसके अलावा कान से सुनते हो, और उसके अलावा स्पर्श से क्या करते हो, मतलब त्वचा से क्या करते हो, किसी भी छू करके इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हो। तो ये पांचों जो है ना, पांचों के पांचों ये क्या कहलाता है, प्राथमिक संवेदी अंग कहलाता है। ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो ये प्राथमिक संवेदी जो अंग होगा ना, तो उसके माध्यम से जब आप लोग कोई चीज़ सीखते हो तो ये किस प्रकार की शिक्षा में आएगा, वो अनुभूति के अंतर्गत आ जाएगा। अब अनुभूति क्या होता है ये भी जान लो। अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव होता है, एहसास होता है या संवेदना होता है। क्या? तो अनुभव होता है एक्सपीरियंस, एहसास होता है, या वो क्या कहलाता है, संवेदना कहलाता है। तो अनुभूति का मतलब ये तीनों होता है। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या करते हो, अपने जो प्राथमिक संवेदी अंग है ना उसके माध्यम से आप क्या करते हो, सीखते हो किसी भी चीज़ को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप लोग ना टोटल 30 प्रश्न को अटेम्प्ट करो, और 30 प्रश्न को अटेम्प्ट करने के बाद ना आप ये डिसाइड करो कि आपका कितना सही हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि कितना आंसर आप लोगों को सही होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर आप लोगों का सही हो, आप लोगों का कई आंसर गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा तो बना पाओगे ना, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। अब यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरी में धीमी वृद्धि का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन ए, आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी, आप अपनी टाइपिंग की गति को सुधारने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑप्शन सी, आप कुछ नहीं करते, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहला क्वेश्चन मतलब 51 और 53 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना मैं अपने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर मेरा जो 23-24 क्लास हो चुका है ना उनको देखोगे तो आराम से ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किए होंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आप धीमी गति से टाइपिंग कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरी में धीमी वृद्धि का प्रमुख कारण है। एकदम आराम आराम से आप लोग टाइपिंग कर रहे हो, और आपकी टाइपिंग करने से ना आराम से जब आप कर रहे हो तो वो आपकी ना नौकरी में क्या है, पदोन्नति के लिए मतलब प्रमोशन का ना नहीं होने का प्रमुख कारण है। तो आप क्या करोगे, आप अपना जो टाइपिंग गति है उसको सुधारोगे, और सुधारने के लिए क्या करोगे, अपना पूरा जो ध्यान है ना टाइपिंग स्पीड को सुधारने में लगाओगे। तो यही ना इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। जी हैं, कि आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड को सुधारोगे, ये तो निगेटिविटी हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका पदोन्नति हो पाएगा क्या, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं भी होगा। तो केवल है केवल जो पॉजिटिव आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब तक कि प्रश्न निगेटिव ना बोले आप लोगों को निगेटिव टाइप से आंसर बिल्कुल भी नहीं लेना है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़ते हैं। सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में ही व्यवहारिक श्रेणी में करता है। ऑप्शन ए, सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी, कार्यक्षेत्र स्थानांतरण, ऑप्शन सी, शून्य स्थानांतरण, या ऑप्शन डी, क्षैतिज स्थानांतरण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, क्षैतिज स्थानांतरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। तो वो क्षैतिज स्थानांतरण करेक्ट हो जाएगा। और क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक संदर्भ में विषय, स्थिति, सीखे गए ज्ञान और कौशल और विचारों को क्या किया जाता है, समान जटिलता से क्या किया जाता है, दूसरे स्थानांतरण पर उसको
पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, सीखने का वह स्थानांतरण मतलब सीखने की वह स्थिति, वह कंडीशन या वह तरीका जिसके माध्यम से विचारों का, आपकी जो विचार है उसका हस्तांतरण होता है, तो वो सीखे गए हस्तांतरण का कौन सा व्यवहारिक श्रेणी में आता है ये बोला है। तो वो क्षैतिज स्थानांतरण में आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जटिल जटिल इसमें वर्ड दिया जाता है ना, जिसके कारण थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यान से पढ़ते हैं। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? ऑप्शन ए योजना, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी प्रस्तुति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुति इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? स्मृति स्तर और समझ स्तर, स्मृति स्तर कहने का मतलब यह है कि आपके याद करने की जो स्तर है ना, तो वो हो जाएगा। और समझ स्तर मतलब कोई भी टॉपिक को आपको समझने का जो स्तर होगा ना, तो उसके माध्यम से शिक्षण मॉडल की वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास का मतलब ये होता है कि वाक्यांशों को एक निश्चित क्रम में ना व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाने का जो नियम है ना, तो उसे वाक्य विन्यास कहते हैं। तो इसमें कौन सा चरण प्रमुख है इन दोनों स्तर में? तो वो प्रस्तुति हो जाएगा। प्रस्तुति का मतलब ये होता है कि जब आप ना कोई भी मॉडल क्या करते हो, बनाते हो, या कोई भी टॉपिक को आप दूसरों को समझाते हो ना, तो समझाने के लिए जो आप प्रस्तुत करते हो सबसे फर्स्ट में ना, तो वो स्मृति स्तर और समझ स्तर के अंतर्गत होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को ये क्लास ले रहा हूँ, तो वो क्लास क्या है, आपके समझ आ रहा है ना आप लोगों को, तो वो समझ स्तर होगा। और स्मृति स्तर, आपको जब ये क्वेश्चन दोबारा मिलेगा तो आपकी स्मृति में रहेगा ना, मतलब आपको याद रहेगा ना। तो ये स्मृति स्तर और समझ स्तर के आधार पर मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो पाठ है ना, वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यही चरण क्या कहलाएगा, तो ये चरण प्रस्तुति कहलाता है वाक्य विन्यास में, ठीक है। जो आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यही कहलाता है वाक्य विन्यास में प्रस्तुति जो होता है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब आप, मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक संबंध है। ऑप्शन ए उसकी आनुवांशिकता में अंतर, ऑप्शन बी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर, ऑप्शन सी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारण संबंध है। तो कोई भी दो मानव आप लोग ले आओ जिसका जन्म एक साथ एक जगह एक ही समय पे हुआ होगा, वो क्या होगा, कभी एक जैसा होगा क्या? नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाया जाता है, मतलब अंतर अंतर पाया जाता है। मान के चलो किसी के बॉडी में अंतर पाया जाएगा, किसी के हाइट वगैरह में, किसी के वेट में अंतर पाया जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो बौद्धिक जो क्षमता है ना, हर किसी का अलग अलग रहता है, उसमें डिफरेंट रहता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होता। और ये जो व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है वो किसके कारण होता है, तो वो आनुवांशिकता के कारण होता है, मतलब हेरिडिटी के कारण होता है। और उसके अलावा पर्यावरण के कारण होता है। पर्यावरण का मतलब ये होता है कि वो जिस स्थिति में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, अगर वो गांव की स्थिति में रहेगा, गांव में रहेगा, तो उसका जो मानसिकता है और उसका जो बॉडी है वो गांव के अकॉर्डिंग होता है, जो बौद्धिक क्षमता है वो। अगर कोई बालक शहर में रहेगा तो उसका जो पर्यावरण है वो क्या होगा, शहरी मॉडर्न जो कल्चर है उसके माध्यम से उसका विकास होगा। तो ये पर्यावरण निर्धारित करता है उसका जो विभिन्नता है ना, मतलब जो भिन्नता है उसको पर्यावरण निर्धारित करता है। उसके अलावा वंशानुक्रम भी निर्धारित करता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी। और हेरिडिटी को अगर आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो वंशानुक्रम या हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि आपके माता पिता से जो आप लोगों को गुण मिलता है, जो आप लोगों को उसका जो जीन मिलता है ना जी, तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, अनुवांशिकता मिलता है, वो कहलाता है अनुवांशिकता। एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो किसी के पिताजी को ना अगर डायबिटीज़ वगैरह होगा या आंखों में चश्मा लगा होगा, तो जनरली उनके बेटे को भी क्या होता है, उनके बेटे को भी चश्मा लग जाता है या डायबिटीज़ हो जाता है।
उसके अलावा अगर उनके पिता अगर कि गोरा होगा तो जनरली उसके माता पिता गोरा होगा तो बेटा भी क्या होगा, जनरली वो भी कलर उसका सेम होता है। तो ये जो उनके माता पिता से उनको गुण मिलता है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, अनुवांशिकता बोला जाता है। अब यकीन हो गया कि आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो देखो, मानव में जो व्यक्तिक भिन्नता होता है ना, तो उसका निर्धारण कौन करता है, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिल करके करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों की इसमें क्या होता है, सहभागिता होता है। कोई भी अगर सिंगल दिया होगा तो मत लेना आप लोग, ठीक है, दोनों हमेशा साथ में रहता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, आप लोग जब भी ना सीडीपी का अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मतलब शिक्षण अभिरुचि का विषय पढ़ रहे हो, रटना कभी मत। आप लोगों को बार बार अपने हर क्लास में आप लोगों को बोला हूँ, रटना मत, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कोशिश कीजिएगा, मतलब समझने पर जोर दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोग ये सोचोगे ना कि सेम टू सेम प्रश्न उठा करके एग्जाम में पूछे, तो मुश्किल है। जो क्वेश्चन छांटता है वो क्वेश्चन को बदलेगा ही बदलेगा अपने अनुसार। क्यों? क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, तो जो लोग योग्य हैं एक्चुअल में, जिनका मेच्योरिटी लेवल अच्छा है, केवल उन्हीं को क्या करेंगे, ऐसा जो कॉलेज है उनका जो टीचर बनाना है वो करेंगे। तो अभी के डेट में कूट में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जोर देना, समझने पर जोर देना, रटने पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए परीक्षण और त्रुटि विधि, ऑप्शन बी नकल विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि या ऑप्शन डी प्लेवे विधि। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी प्लेवे विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा कहने का मतलब यह है कि पहली से लेकर के 5वीं तक की जो प्राइमरी कक्षा होता है ना, तो उसमें बच्चों को पढ़ाने की कौन सी विधि है जिससे बच्चे अच्छी तरह से समझ जाए एक बार में ही, तो वो प्लेवे विधि है। अब प्लेवे विधि क्या होता है ये भी जान लो। प्लेवे विधि का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक होता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, उसको प्ले करके पढ़ाएगा, मतलब खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएगा बच्चों को सरल तरीके से विथ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो प्लेवे विधि का मतलब यह है कि खेल आधारित उसको बनाएगा जो टॉपिक है वो, और उस खेल में क्या होगा, बच्चों को भी इन्वॉल्व करेगा ताकि बच्चे अपना मन लगा पाए, और उस गतिविधि के माध्यम से बच्चे जो है वो क्या करें, अपने जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ करके अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि प्लेवे विधि सबसे बेस्ट होता है प्राइमरी कक्षा में, ठीक है। उसके अलावा सोचोगे कि परीक्षण और त्रुटि विधि, तो परीक्षण थोड़ी ना करोगे जी प्राइमरी कक्षा में, नकल विधि थोड़ी यूज़ करोगे प्राइमरी कक्षा में, या व्याख्यान मतलब ये भाषण थोड़ी ना दोगे प्राइमरी कक्षा में। केवल ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में फटाफट तरीके से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को अब ध्यान से पढ़िए। पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन ए कोर्स पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय ले, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें, या ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगे क्योंकि आप इसके साथ संपूर्ण होना चाहते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर कोर्स को पूरा करना है, मतलब कोर्स जो है उसको पूरा करना है 1 महीने के भीतर। अगर आप लोगों को पदोन्नति मतलब प्रमोशन लेना है किसी विभाग में, तो 1 महीने के भीतर बोला है, ये लाइन को आप लोग याद रखना, फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपको क्या ये बोला है क्या कि 1 महीने में करना है? 1 महीने के भीतर करना है, मतलब जो भी कोर्स आप लोगों को करने के लिए बोला गया है, तो वो यथाशीघ्र आप करना चाहोगे ना जी। अगर 1 महीने के भीतर करना है तो 10 दिन में होगा, 10 दिन में कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके। आपको सर्टिफिकेट ही तो लेना है जो इसमें कोर्स करने के लिए अर्हता आप लोगों को लगेगा, मतलब योग्यता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ बोला जाता ना कि 1 महीने में कंप्लीट करना होगा, ऐसा क्वेश्चन किया जाता तो सी को लेते, लेकिन क्या बोला है 1 महीने के भीतर, मतलब 1 महीने
के अंदर आप लोग क्या करना है, चाहे वो 10 दिन में करो, 5 दिन में करो, 2 दिन में करो। ये जो कोर्स आपको करने के लिए बोला गया है उसे आपको पूरा करना है। कोई टाइम की बैरियर नहीं है, 1 महीने के अंडर करना है, ये सिर्फ एक बैरियर है। तो आप क्या करोगे, यथाशीघ्र उस कोर्स को क्या करोगे, पूरा करने की कोशिश करोगे ना। जो भी आप लोगों को कोर्स करना है, पाठ्यक्रम को पूरा करोगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सोचोगे कि ऑप्शन नंबर ए, कोर्स पूरा करने के लिए पूरी 1 महीना का समय ले, तो थोड़ी लोगे जी, 1 महीने के भीतर बोला है तो जल्दी करोगे ना, क्योंकि प्रमोशन लेना है आप लोगों को। तो इसीलिए बी करेक्ट होगा। उसके अलावा सी को देख लो, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें। तो अन्य स्रोतों की ज़रूरत क्या है, जब आपको 1 महीने में आप लोगों को पूरा करना है तो ये भी नहीं होगा, सोचो मत कि और जानकार का हम लोग संदर्भ ले, उससे पूछें। तो आपको जब सारा ज्ञान है, सारा चीज़ पता है, तो आपको कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आप सोचोगे कि ऑप्शन सी ज़्यादा बेहतर होगा, तो व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर बी को लिया गया, तो हम भी ऑप्शन नंबर बी को ही लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके अलावा डी को देख लो, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगे। क्यों मांगोगे जी, जब आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार के संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भी भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए, पूर्ति नियमन, क्लोजर का नियम। ऑप्शन बी, समानता का नियम। ऑप्शन सी, निकटता का नियम। या ऑप्शन डी, सामान्य भाग्य का नियम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए, पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार के संकेत दिए जाते हैं तो लोग लापता जानकारी को भी भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। तो ये क्लोजर नियम, पूर्ति का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ कि पूर्ति का नियम या क्लोजर का नियम क्या होता है। आप लोगों को ना गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ये कहता है कि कोई आप लोगों को एक चित्र दिया जाएगा और चित्र में ना थोड़ा सा आप लोगों को ब्लैंक दे दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ये कहता है कि आप ना उस चित्र को देख कर ना उसको पूरा कर लेते हो, मतलब उस जो खालिस्तानी जगह है ना उसको पूरा कर लेते हो। तो उसे ही क्लोजर का नियम कहते हैं। जैसे एक चित्र में बना दिया, इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये जो खालिस्तान बीच में छोड़ा उसको आप लोगों को ये लगेगा कि ये क्या है, एक सर्कल है। तो ऐसे आप लोग फील कर लोगे। उसके अलावा मैं ऐसे करके छोड़ देता हूँ एक, ठीक है, आप क्या समझोगे कि ये एक स्टार टाइप से है, यहाँ पर इसको ऐसे पूरा करूँगा तो ये स्टार बन जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाता है, क्लोजर नियम कहलाता है, या उसके अलावा पूर्ति नियम कहलाता है। जब आप ना क्या करते हो, जब ना आपको कोई भी पर्याप्त आकार या संकेत मिलता है कि खालिस्तान वगैरह कुछ होगा, उसको देख करके आप ये जानते हो कि ये जो लापता जानकारी है, मतलब खालिस्तान यहाँ पर जो छूटा था ना उसको मैं भर दूं। तो ऐसे जो जो सिद्धांत है ना उसी को क्या कहा जाता है, पूर्ति नियम या क्लोजर का नियम कहा जाता है गेस्टाल्ट के अनुसार। ठीक है, उन्हें उन्हीं को ना गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो केवल आप लोगों को इतना ही इसमें जानना है। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यान से पढ़िए। काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? ऑप्शन ए, समर्पण। ऑप्शन बी, कड़ी मेहनत। ऑप्शन सी, पेशे में रुचि। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? अगर आपके घर में कोई काम है या किसी आपके ऑफिस में कुछ काम होते हैं, तो उसके लिए आप जो ऑफिस के लिए जो भी व्यक्ति को चुनेंगे उसमें क्या देखेंगे आप? सबसे पहले उसमें समर्पण भाव होना चाहिए, दूसरा कड़ी मेहनती वाला होना चाहिए, उसके अलावा तीसरा पेशे में रुचि होना चाहिए, जो भी काम वो करने वाला है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? ऑप्शन ए, चिंता। ऑप्शन बी, नकारात्मक मानसिक सेट। ऑप्शन सी, सूझ। या ऑप्शन डी, निराशा।
तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सूझ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है? तो समस्या के समाधान करने में जो बाधा नहीं होगा वो सूझ हो जाएगा। सूझ का मतलब मैच्योर होता है जी, मतलब आप बोलते हैं ना कि सोच समझकर फैसला लेना, तो यही सूझ होता है जो सोच समझकर कोई भी फैसला लेते हो। तो ये कोई भी समस्या में क्या है, बाधा नहीं है। बाकी चिंता एक प्रकार से बाधा होता है, नकारात्मक सोच भी बाधा होता है और निराशा भी बाधा होता है, लेकिन जो सूझ है ना वो नहीं होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए, आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं। ऑप्शन बी, आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? आप लंबे समय से बेरोजगार हो और आपको ना किंडरगार्टन में क्या है, नौकरी का एक प्रस्ताव मिलता है। किंडरगार्टन मतलब छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है ना उसको क्या बोलते हैं, किंडरगार्टन बोलते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चों के साथ क्या है, रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आप सोचो ना जी, आप लंबे समय से बेरोजगार हो, उसके बाद आपको एक नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, तो क्या आप इसे ठुकरा दोगे क्या? आपकी अस्वीकार कर दोगे क्या ये नौकरी को? या थोड़े समय के लिए करोगे क्या? ये भी नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन का पॉजिटिव आंसर? तो आप इसे स्वीकार करोगे और बच्चों के साथ मस्ती करोगे और उसके साथ रहने की कोशिश करोगे, अपने आप को एडजस्ट करोगे। तो इसीलिए जब प्रश्न पॉजिटिव रहता है तो आंसर भी पॉजिटिव लोगे ना जी। हाँ, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी आवेदन, ऑप्शन सी मूल्य निर्धारण या ऑप्शन डी समझ। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मूल्य निर्धारण इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक डोमेन से जो संबंधित नहीं है ना वो मूल्य निर्धारण नहीं है। संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है कि आपका ना ज्ञान, आपका आवेदन, आपका समझ, मतलब ना कोई भी चीज़ को आप लोगों को ना सोचने समझने सीखने के लिए जो चीज़ अंदर से प्रेरित करता है ना उसे संज्ञानात्मक कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी कोई भी चीज़ों को सीखने में मदद करता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी मूल्य निर्धारण इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ज्ञान आता है, आवेदन आता है और समझ भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। बचपन में हुए एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरने के लिए कहता है। तो ऑप्शन ए, आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन सी, आप तैरना नहीं सीखेंगे। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बचपन में हुए एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में जाने से डरते हो, लेकिन जब आपका एक दोस्त है ना वो आपको क्या करता है, आपको तैरने सिखाने के लिए कहता है, तो आप क्या करोगे जी? तो आप पूरे उत्साह के साथ उसके साथ तैरना सीखने का प्रयास करोगे ना। तो यही इसका पॉजिटिव आंसर होगा। आधे अधूरे मन से थोड़ी ना करोगे जी, ये निगेटिव हो जाएगा। आप तैरना नहीं सीखेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कोई भी नहीं तो गलत हो जाएगा। जो पॉजिटिव आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। ऑप्शन ए, आज्ञा सुनना, ऑप्शन बी, उपाख्यान, ऑप्शन सी, असंबंधित प्रश्न या ऑप्शन डी, आकस्मिक टिप्पणियाँ।
तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी उपाख्यान इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। तो अगर आप लोग ना छोटे कक्षा को पढ़ाओगे तो क्या करोगे? उपाख्यान के माध्यम से ही करोगे। उपाख्यान क्या होता है ये समझा दूँ। उपाख्यान का मतलब होता है छोटी कहानी होता है। क्या? तो शॉर्ट में जो छोटी कहानी होता है ना तो वो इसका मतलब होता है उपाख्यान का। जब आप लोग ना कोई भी कक्षा में जाते हो तो जाने से पहले डायरेक्ट आप नहीं पढ़ा सकते। आप क्या करोगे? बच्चे को रोचक और उसमें ना रुचि लाने के लिए ना एक छोटा-सा आप क्या करोगे? कहानी सुनाओगे बच्चों को शुरुआत में जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो। जब छोटा-सा कहानी सुनाओगे ना तो बच्चों को कहानी सुनना सबसे ज़्यादा पसंद होता है और कहानी सुनाओगे ना तो वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे आपसे और आपसे जुड़ेंगे। उसके बाद फिर आप जो टॉपिक पढ़ाना है वो पढ़ाओगे। लेकिन कम से कम 5 मिनट बच्चों को क्या करोगे? उनका जो ध्यान है ना उसको केंद्रित करने के लिए आप छोटी कहानी सुनाना पसंद करोगे। तो ये छोटा-सा बच्चों को ना ध्यान केंद्रित करने के लिए उपाख्यान दिया जाता है जिसे छोटी कहानी कहते हैं और छोटी कहानी के बाद फिर उस टॉपिक को पढ़ाया जाता है जो एक्चुअल में उसको विषय को जो पढ़ाना होता है उसे पढ़ाते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए अब आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक 66 से लेकर के ना प्रश्न क्रमांक 80 तक के जितना भी इसमें क्वेश्चन 15 बचा हुआ है ना उसको आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा क्योंकि आप लोगों को ना शॉर्ट में मैं पढ़ाते रहता हूँ। मतलब 15-15 क्वेश्चन करके ना कवर करता हूँ। एक साथ 30 क्वेश्चन करूंगा ना तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना क्वेश्चन को केवल बताना नहीं होता है, मेरे को समझाना पड़ता है आप लोगों को। क्यों? इस टॉपिक में प्रॉपर मतलब इस विषय में ना आपको समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके वजह से ना 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों को क्या करता हूँ 30 मिनट से लगभग ना आसपास में आप लोगों का 15 क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से उसका कवर करा दूंगा। ठीक है? यकीन मानो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। तो जस्ट आज ही ना लगभग लगभग आप लोगों का 7-8 बजे के आसपास रात को आप लोगों का इसका जो क्लास है वो मिल जाएगा आज ही। ठीक है? कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो पहले आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ना पूरा पीडीएफ एक साथ 30 प्रश्नों का ना मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना एक बार और। ठीक है? चलिए आप सभी लोगों को इतना ही पढ़ना था और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना तो उसमें कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।